सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस मीटिंग दैनिक वेबिनार श्रृंखला के हिंदी सेशन के 933वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। एक बार फिर से सभी को शुभ संध्या। आज IFPH द्वारा आयोजित 933वें हिंदी सेशन में हमारे आज के गेस्ट और हमारे आज के स्पीकर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर रिंकू विश्वास हैं। इन्होंने MSc माइक्रोबायोलॉजी से किया है और होम्योपैथी में BHMS MD और PhD की उपाधि प्राप्त की है। ये वर्तमान में राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अस्पताल प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। ये 2005 से मार्च 2025 तक श्री गंगानगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर में DPS एवं नशा मुक्ति केंद्र में प्रोफेसर विभागाध्यक्ष परियोजना निदेशक तथा अन्य विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। इनके पास 21 वर्षों तक होम्योपैथी में चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस करने का इनके पास अनुभव है। होम्योपैथिक के क्षेत्र में इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया है और इन्होंने होम्योपैथी गान लिखा है और इसे यूट्यूब चैनल पे गाया और अपलोड भी किया है और यह बहुत ही लोकप्रिय रहा है। इसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है। डॉक्टर विश्वास चिकित्सा स्वास्थ्य और शैक्षणिक क्षेत्र में 150 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता रह चुके हैं। होम्योपैथिक एसोसिएशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज राजस्थान एवं होम्योपैथिक मानव कल्याण समिति श्री गंगानगर हनुमानगढ़ शाखा के अध्यक्ष हैं ये। और ये होम्योपैथी के क्षेत्र में अपना योगदान देने के साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं, जैसे कि गरीब मरीजों और विधवा महिलाओं, दिव्यांग और सैनिकों की निःशुल्क उपचार और दवाइयाँ प्रदान करते हैं। कोविड के दौरान भी इन्होंने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई और ये लगातार हमेशा ही होम्योपैथी में डॉक्टरों और स्टूडेंट्स के लिए उनके अधिकार के लिए सदैव कार्यरत रहे हैं और इसके लिए वे अन्य सार्वजनिक मुद्दों पर कई बार मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और विभिन्न सरकारी आयुष अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। इन्होंने 200 से अधिक पत्रिकाएं और लेख प्रकाशित कर चुके हैं ये, जिसमें मदर टिंचर्स का जादू, होम्योपैथिक चिकित्सा के चमत्कार, हर दिल में एक कवि, स्त्री कामुकता के प्रति दृष्टिकोण, संक्रामक रोग पर एक संक्षिप्त पुस्तक, स्वास्थ्य लाभ का मार्ग, आत्म प्रेरणा, मनोविकृत विज्ञान। जैसे कि ऑनलाइन सेमिनार चल रहा है, खत्म होने के बाद करता हूँ आपको फोन, ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं सेमिनार चल रहा है ऑनलाइन, खत्म होने के बाद करता हूँ। विकृति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं एक अवलोकनात्मक अध्ययन, त्वचा रोग और होम्योपैथी जैसे लेख प्रकाशित कर चुके हैं ये। बहुत बहुत आपका स्वागत है IFPH में सर। आप अपने ज्ञान और अनुभव को हमसे साझा करें सर, और आप अपना व्याख्यान शुरू करें। इनके आज का व्याख्यान का टॉपिक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट है। ओवर टू यू सर। सर प्लीज अपना व्याख्यान शुरू करें। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी सम्मानजनीय चिकित्सकों और मेरे शिक्षकों, साहनी सर, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर RK विश्वास आज आपके सम्मुख ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग और इसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट के ऊपर एक वेबिनार देने जा रहा हूँ। वेबिनार हम लोग इससे पहले भी कहीं दे चुके हैं, लेकिन ये जो सीरीज शुरू की है सानी सर ने, उनके ग्रुप ने, ये बहुत ही IFPH
बहुत ही उम्दा कार्य कर रही है, और इसको लगभग 3 वर्ष का समय हो चुका है, 3 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो चुका है इस तरह के वेबिनार आयोजित करते हुए। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस मंच पे मुझे बोलने का मौका देने के लिए। एक्चुअली स्लाइड शेयर हो रही है सर? कैन यू सी माई स्लाइड्स? यस सर। सर इसको आप पीपीटी वो प्ले मोड में कर लीजिएगा तो फिर ये ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा। जस्ट आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है मौसम के कारण, मौसम आज थोड़ा सा खराब है। स्लाइड शेयर। सो जी। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। Pulmonary tuberculosis is an infectious granulomatous disease of the lungs caused by the Mycobacterium tuberculosis bacteria, characterized by the formation of granulomatous tubercles and cavities in the lungs. हम सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस क्या है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसका होम्योपैथिक उपचार, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या इसमें जो जो रिसर्च हुई है उसके बारे में बात करेंगे। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, इसे हम एसिड फॉस बेसिलाई की कैटेगरी में रखते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है। वैसे इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस करता है। ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ लंग्स की नहीं, और भी पार्ट के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, जैसे कि मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस, पोर्ट्स टीबी, बोन्स का ट्यूबरकुलोसिस या मिलेरियल ट्यूबरकुलोसिस, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। जो इसका ऑर्गेनिज्म है, इट इज स्ट्रिक्टली एरोब्ड। एरोब्ड का टिश्यू विद द हाई ऑक्सीजन टेंशन एज इन द अपेक्स ऑफ द लंग, जैसे कि लंग्स अपेक्स है या बाइफर्केशन ऑफ लंग है, वहां पर ये जनरली पनपते हैं, वहां पर ये स्प्रेड होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड है, इट इज लोकल स्प्रेड, लिम्फेटिक स्प्रेड, हेमेटोजेनस स्प्रेड और बाय द नेचुरल पासेस। लोकल स्प्रेड इज इट स्प्रेड one lobe to another lobe, one lung to the another lung. When it enter the mycobacterium enter in the lymphatic spread, तो lymphatic spread के थ्रू भी ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, स्प्रेड हो सकता है। हेमेटोजेनस स्प्रेड, जब ये ब्लड में आ जाए तो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस कर सकता है, और डिफरेंट ऑर्गन जैसे लंग, लिवर, किडनी, ब्रेन, इन सब पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। बाय नेचुरल पासेस, नेचुरल पासेस का मतलब है बाय द सीरस कैविटीज, ट्रांसइलोमिक कैविटीज, फ्रॉम द प्लूरा और ट्रैकिया, आसपास के नेचुरल पासेस के अंदर जाकर के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इम्प्लांट हो सकता है और ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस कर सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड पर्सन है तो इनहेलेशन, उसके ड्रॉपलेट, उसके स्पूटम, ड्राइड स्पूटम, ये सब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने, छींकने, थूकने या उसके जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उससे हेल्दी पर्सन में जा सकता है और इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब है अपना सेल्फ स्पूटम निगल लेना या गिट लेना, उससे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। इनोकुलेशन का मतलब है कि अगर कोई पोस्टमार्टम टिश्यू है जिसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस का अफेक्शन है, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। ट्रांसप्लासेंटल रेयर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, माता से अगर माता इन्फेक्टेड है तो बच्चे को भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। A person may contract pulmonary tuberculosis from the inhaling droplet from the cough or sneeze by the infected person, and it manifested by the formation of tubercles or granuloma in the lung. ट्यूबरक्लोसिस वर्ड लिया ही गया है ट्यूबरकल फॉर्मेशन से, क्योंकि ट्यूबरकल एक स्मॉल 1 to 2 mm डायमीटर का एक गांठ की तरह की संरचना है जो कि लंग्स के विभिन्न हिस्सों में प्रोड्यूस होती है, और इसलिए इसको ट्यूबरक्लोसिस नाम दिया गया है। और एक्चुअली जो ट्यूबरक्लोसिस है या ट्यूबरकल फॉर्मेशन है, इट फॉर्म्स ड्यू टू द ग्रेन्युलोमा। द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेन्युलोमा इज ए टाइप फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स या डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। इट इज ए प्रोटेक्टिव डिफेंस रिएक्शन बाय द होस्ट but eventually causes tissue destruction because of the persistence or poorly digestible antigen, that is mycobacterium tuberculosis in the case of tuberculosis। क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जब एंट्री करता है इन्फेक्टेड सोर्सेज से या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या एयर से, तो वो जब अंदर जा रहा है इन्फेक्टेड पर्सन के, तो जाकर के लंग्स में कहाँ जाके सेटल होता है, यहाँ पर कि ऑक्सीजन सेचुरेशन है या
स्ट्रिक्टली एरोबिक बैक्टीरिया है, तो इसको बाइफर्केशन ऑफ द लंग और अपेक्स ऑफ द लंग, यहाँ पर अच्छी एनवायरनमेंट मिलती है, वहां जाकर के सेट हो जाता है। और वहां जाके क्या बनाता है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वो प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली ये कोई स्पेसिफिक टॉक्सिन लिबरेट नहीं करता है, ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है इसके कारण जो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं या कीमोकाइंस रिलीज हो रहे हैं या फिर जो सेल्स के अंदर परिवर्तन हो रहा है या उसकी में मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये इसके ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन के मेन कारण होते हैं। ये चार्ट को थोड़ा सा देखिए आप। जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बॉडी के अंदर एंटर करता है, दो तरीके के सेल जो है वो एक्टिवेट होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। बेसिकली ये दोनों सेल्स एक्टिवेट होते हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स है ये CD4 सेल या CD8 सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 और क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 8। या मैक्रोफेजेस, जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कंसीडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया, एक स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है, जब ये बॉडी में एंटर करता है तो लंग्स एल्वोलाई या मैक्रोफेजेस एक्टिव होते हैं। वो एक्टिवेट होने के बाद इस ट्यूबरकुलाई को एनगल्फ करने का प्रयास करते हैं, डाइजेस्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फेलियर ऑफ डाइजेस्टिव, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है और एल्वोलाई इतना सक्षम नहीं है कि उसको डाइजेस्ट कर सके। तो क्या होता है, वीक अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू होता है। इस रिस्पॉन्स के बाद एनगल्फमेंट ऑफ द माइक्रोफेजेस एंड परसिस्टेंट ऑफ द इंजीरियस एजेंट, यानी कि वो पुअरली डाइजेस्ट माइकोबैक्टीरियम बॉडी में बना हुआ है, वो खत्म नहीं होता है, और परसिस्टेंस ऑफ द इंजीरियस एजेंट। और ये क्या करते हैं, पोरली डाइजेस्टिव एजेंट और सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है या इम्यून रिस्पॉन्स है, ये एक्टिवेट करती है CD4 सेल्स, जो कि लिम्फोकाइंस, इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 2, ग्रोथ फैक्टर, इंटरफेरोन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, मोनोसाइट्स, कीमोटैक्टिक फैक्टर, बहुत सारे ऐसे केमिकल मीडिएटर्स हैं जिनको वो रिलीज करती है। उसके बाद एक्युमुलेशन ऑफ द टिश्यू मैक्रोफेजेस इंक्रीज रिक्रूटमेंट फ्रॉम द सर्कुलेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। ये सब मिलकर के मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। यहां पर मैक्रोफेज की साइज शेप में मॉडिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है और इट एक्टिवेट द इंटरफेरोन गामा सेल्स, गामा कीमोकाइंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एपिथेलियोइड सेल्स एंड जिएंट सेल्स। एपिथेलियोइड सेल्स मैक्रोफेज का ही एक रूपांतरित रूप है, जिसके साइज एंड शेप में थोड़ी सी चेंज हो जाती है, एपिथेलियोइड शेप के हो जाते हैं। और मल्टीन्यूक्लियेटेड जेंट सेल्स का मतलब है मल्टीन्यूक्लियेटेड जेंट सेल्स जो 4 या 5 या कुछ लिम्फोसाइट्स या जेट सेल्स मैक्रोफेजेस यूनाइट हो जाते हैं तो वो एक लार्ज सेल बनाते हैं, जिनको मल्टीन्यूक्लिएटेड जेंट सेल कहा जाता है। इसके अलावा सिक्रेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यू, प्रोलिफरेशन ऑफ साइटोकाइंस, ये जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर या प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर ये सब रिलीज करते हैं, ये भी पूरी तरह से इस इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स में, अक्यूट इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। मैक्रोफेज जो है इनमें मॉडिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ये बना हुआ है, परसिस्ट है, और ये पुअरली डाइजेस्टेबल माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया ये CD4 सेल्स को फर्दर एक्टिवेट करता है, और जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन में जो विलिंग होती है सेल्स की, या जो साइकिल शुरू होती है सेल्स की मॉडिफिकेशन की, उसको स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैक्रोफेजेस एपिथेलियोइड यानी थोड़ी सी चपटी हो जाती है, एपिथेलियोइड शेप्स की बन जाती हैं, और जो बैक्टीरिया है उसके इफेक्ट से या उसके टॉक्सिन से जो सेल डेथ हुई है, सेल नेक्रोसिस हुई है, उसमें कैशियस नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। तो दिस कैशियस नेक्रोसिस फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ग्रेनुलोमा। दो तरीके का ग्रेनुलोमा होता है, हार्ड ग्रेनुलोमा और सॉफ्ट ग्रेनुलोमा। दिस इन द ट्यूबरक्लोसिस इसमें क्या बन रहा है, सॉफ्ट ग्रेनुलोमा, बिकॉज द सेंट्रल पोर्शन शोज कैशियस नेक्रोसिस। ये ड्रम ड्राई चीजी सब्सटेंस में बदल जाता है और इसके चारों तरफ मोडिफाइड सेल्स की रिमिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इट इज सराउंडेड बाय द मोडिफाइड एपिथेलियोइड सेल्स। एपिथेलियोइड सेल्स ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है। और एपिथेलियोइड सेल्स के बाद देन मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस के बाद में इसके अंदर मल्टीन्यूक्लिएटेड जेंट सेल्स, मल्टीन्यूक्लिएटेड जेंट सेल्स के साथ फिर लिम्फोसाइट्स की एक आउटर लेयर बन जाती है, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनती है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स से। तो ये अल्टरनेटिव लेयर्स जिसने सेंट्रल कैशियस नेक्रोसिस को चारों तरफ से कवर कर रखा है, रिमिंग कर रखी है या विलिंग कर रखी है, इसको हम कहते हैं, स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रेनुलोमा। ये ट्यूबरकल को अगर कट किया जाए तो इस तरह का ग्रेनुलोमा हमको शो होता है। और चूंकि ये क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का एक एग्जाम्पल है, तो इस तरह के ग्रेनुलोमा लंग्स के अंदर विजिबल होते हैं। अगर आप हिस्टोलॉजिकली देखोगे या उसको काट के देखोगे, उसका कट सेक्शन देखोगे, तो इस तरह ग्रेनुलोमा हमें नजर आएगा। ये डायग्रामेटिकली दिखाया गया है, इस तरह ग्रेनुलोमा इसमें बनता है।
टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, दो तरीके का ट्यूबरक्लोसिस होता है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस एंड सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस आपने सुना होगा कि बचपन में बच्चों को होने वाला ट्यूबरक्लोसिस, और जिसको चाइल्डहुड टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस री इन्फेक्शन टाइप भी हो सकता है, और अडल्टहुड के बाद होने वाला फ्रेश इन्फेक्शन भी हो सकता है। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, चाइल्डहुड टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और घोन्स कॉम्प्लेक्स। इसमें तीन चीजें या तीन आप समझ लो ट्रायो है, इंपॉर्टेंट है। घोन्स फोकस, हाइलर लिम्फोडेनोपैथी और ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स, यानी कि इसमें लिम्फोडेनोपैथी के साथ साथ जो लिम्फेटिक चैनल्स है उसमें हम इन्फ्लामेशन भी देख सकते हैं, लिम्फेटिक्स इन्वॉल्वमेंट भी इसमें देख सकते हैं। The infection of an individual who has not been previously infected, एक फ्रेश इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन, बचपन में होने वाला इन्फेक्शन, पहले उसको कभी ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुआ तो उसे हम प्राइमरी टीबी कहते हैं या फिर गोन्स कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गोन कॉम्प्लेक्स इज द लीजन प्रोड्यूस इन द टिश्यू ऑफ द पोर्टल ऑफ द एंट्री विद फोकाई इन द ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स वेसल्स और लिम्फ नोड्स, यानी कि अपने कंटेंट को ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स के अंदर थ्रो कर रहा है। The most commonly involved tissue for the primary complex are lungs and hilar lymph nodes. Other tissues which may show the primary complex are tonsils, cervical lymph node. In the case of ingested bacilli, the lesion may be found in the small intestine. हम बात यहाँ पर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की कर रहे हैं, तो वहां पर मेनली ये आसपास के टिश्यूज या कॉम्प्लेक्स टॉन्सिल्स में, सर्वाइकल लिम्फ नोड इनमें भी हो सकता है। इसके अलावा मेसेंट्रिक लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। The incidence of the disseminated form of the progressive primary tuberculosis is particularly high immunocompromised host, that is a patient of the AIDS। यानी कि अगर एड्स के पेशेंट में टीबी है तो इसकी सिवियरिटी अधिक रहती है। हाइलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, लिम्फेटिक कंपोनेंट्स यानी ड्रेनिंग लिम्फ नोड के अंदर अपने कंटेंट को रिलीज करना, और गोन्स फोकस वो एरिया बाइफर्केशन ऑफ लंग के पास या पेक्स ऑफ लंग के पास जहां पर इस ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन हुई है, दैट इज गोन्स फोकस। ये तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। Microscopically, the lungs lesion consists of the tuberculosis granuloma with caseous necrosis, lymphatic vessel component. The lymphatics draining in the lungs lesion contain phagocytes, contain bacilli, and may develop beaded miliary tubercle along with the path of the hilar lymph node। यानी हाइलर लिम्फ नोड के पाथवे में भी छोटे छोटे मिलेट सीड्स की तरह आप ट्यूबरकल देख सकते हो। Lymph node component, the consist of the enlarged hilar and tracheobronchial lymph node in the area drained. The affected lymph node are matted and show caseous necrosis। जो lymph node इन्वॉल्व हुए हैं यानी हाइलर lymph node में, that is matted, और उसको अगर काटेंगे तो that area also show the similar, that is form the granuloma यानी matted lymph nodes या caseous necrosis central show करते हैं। इनकी हीलिंग कैसे होती है? इट हील्ड बाय द फाइब्रोसिस, इट हील्ड बाय द कैल्सिफिकेशन और रेयरली बाय द ओसिफिकेशन। अगर ट्यूबरकुलर कैविटी हील हुई है या हम कई वर्षों बाद में जाकर के अगर चेस्ट का एक्सरे करते हैं तो हमें फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन या रेयरली ओसिफिकेशन से हीलिंग नजर आती है, इट मींस इट हील इन द सेकंड इंटेंशन। क्या होता है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स के बाद? या तो वो हील हो जाएगा, कैल्सिफाइड या फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इट मे कन्वर्ट इनटू द प्रोग्रेसिव प्राइमरी टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, or it may turn to the miliary spread or miliary tuberculosis if it enter in the general circulation, तो it may affect the different organs जैसे lungs, liver, kidney, brain, इनको अफेक्ट कर सकता है और मिलियरी स्प्रेड प्रोड्यूस कर सकता है। रिएक्टिवेशन टाइप, ये अडल्टहुड टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है। कई बार चाइल्डहुड में ट्यूबरकुलोसिस या प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस ठीक होने के बाद कई वर्षों बाद जाकर के रिएक्टिवेट होती है और लीजन जो है दोबारा रिएक्टिवेट होता है। इसे हम रिकरेंट या रिएक्टिवेट टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस कह सकते हैं। एक्सरे शेडो में आप देखोगे टीबी पनप रही है कि नहीं, हाइलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है कि नहीं है, और कैविटी फॉर्मेशन है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। इस तरह की कैविटिएशन या गोन्स फोकस हम प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में देख सकते हैं हिस्टोलॉजिकली। ये हील्ड फोकस है, बाय द कैल्सिफिकेशन ये हील हो चुका है, इस तरह का हमको लंग्स में नजर आएगा। टाइप 2 सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में बी स्प्रेड एज ए फ्रेश इन्फेक्शन बाय द एक्सोजिनस सोर्स। अगर इन्फेक्टेड पर्सन खांस रहा है, छींक रहा है, थूक रहा है, उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ड्राइड स्पूटम के अंदर माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंट है, तो वो इनहेलेशन के थ्रू हेल्दी पर्सन में भी एंटर कर सकता है। एंडोजिनस रूट, बॉडी में पहले से एक्टिवेट पड़ा हुआ जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है और ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। यानी कि
राइट लंग में या लेफ्ट लंग में कहीं पहले ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन था, माइकोबैक्टर ट्यूबरकुलाई जो है वो लेटेंट फेज में चला गया, हील हो गया था, उसके बाद वो रीएक्टिवेट हुआ और एंडोजिनस सोर्स जो है अंदर से ही दूसरे लंग को, दूसरे लोब को अफेक्ट करता है और रीएक्टिवेशन टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस करता है। प्रोग्रेसिव सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फाइब्रोकैशियस ट्यूबरकुलोसिस, कैशियस न्यूमोनिक टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और बिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फाइब्रोकैशियस यानी कि कैशियस निमोनिक के साथ फाइब्रस चेंजेस होना, कैशियस निमोनिक टाइप, कैशियस चेंजेस विद निमोनिक चेंजेस यानी कि कॉन्सोलिडेशन ऑफ द लंग्स के साथ में। और थर्ड वन इज मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस जनरलाइज्ड मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है और पल्मोनरी मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। The lesion in a secondary pulmonary tuberculosis usually begins at the 1 to 2 mm apical area of the consolidation of the lungs, which may in the time develop a small area of the central caseous necrosis। चीज वही है इसके अंदर भी, बीच का एरिया सेंट्रल कैशियस नेक्रोसिस शो कर रहा है और मार्जिनल एरिया फाइब्रोसिस शो कर रहा है, और उसके चारों तरफ हम देखते हैं कि इसी तरह की एपिथेलियल सेल्स या व्हीलिंग ऑफ द सेल्स, मैक्रोफेजेस या लिम्फोसाइट्स या जेंट सेल्स प्रेजेंट होती है। इट ऑकर्स बाय द हेमेटोजेनिक रूट, spread infection from the primary complex to the apex of the affected lung, where the oxygen tension is high and favorable for the growth of the aerobic tubercular bacilli। कौन सा एरिया जहां पर ऑक्सीजन टेंशन हाई है, ये एरिया कौन सा होता है? अपेक्स ऑफ द लंग, बाइफर्केशन ऑफ द लंग, जहां पर लोब डिवाइड हो रहे हैं। तो यहां पर इन एरिया में आप एपिकल कंसोलिडेशन या एक्टिवेशन देख सकते हैं, तो ऑक्सीजन टेंशन यहां पर हाई है। The appearance of the typical tuberculous granuloma with the caseous necrosis, patient with the HIV infection previously exposed to the tuberculosis infection have particularly high incidence of the reactivation of the primary tuberculosis, and the pattern of the lesion in such cases is similar to that of primary tuberculosis, that is the involvement of hilar lymph node or cavity formation or apical lesion of the lung। यानी इसमें भी प्राइमरी लीजन की तरह आप देख सकते हो, पेशेंट पहले से बहुत ज्यादा वीक है, इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनोकॉम्प्रेसिव है, एड्स है, इस तरह के पेशेंट के अंदर इस तरह के लीजन देख सकते हैं। और ये भी ऑक्सीजन सेचुरेशन हाई वाले एरिया को अफेक्ट करता है। क्या होता है सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में? द सब एपिकल लीजन ऑफ द लंग्स कैन हैव द फॉलोइंग कोर्स। द लीजन में हील विद द फाइब्रस स्कारिंग और द कैल्सिफिकेशन। द लीजन में कोलाज टुगेदर एंड फॉर्म द large area of the tubercular pneumonia and produce progressive secondary pulmonary TB with the following pulmonary and extrapulmonary involvement। इसमें भी फाइब्रोकेशियस ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोस कैशियस निमोनिया और मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, तीनों टाइप्स को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया है। फाइब्रोकेशियस ट्यूबरकुलोसिस, फाइब्रोकेशियस टाइप के अंदर द ओरिजिनल एरिया ऑफ द ट्यूबरकुलर निमोनिया अंडरगो द मैसिव सेंट्रल कैशियस नेक्रोसिस। कैशियस नेक्रोसिस के बारे में आपको पहले भी बताया है कि जो डेड सेल्स हैं ये ड्राई चीजी सब्सटेंस में चेंज हो जाती है with massive necrosis with either break into the bronchus into the cavitation or the upper fibrocaseous tuberculosis type। अब ये जो ट्यूबरकल है या तो ब्रोंकस के अंदर डायरेक्टली ओपन हो जाता है, फट जाता है या रैप्चर हो जाता है, या फिर ये क्लोज टाइप का होता है, ये अंदर ही अंदर क्लोज रहेगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो जो ओपन टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये अपने कंटेंट को ब्रोंकस में रिलीज कर देता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर प्रोडक्टिव कफ का होना या स्पूटम बैड स्मेलिंग विद द ब्लड और डेड सेल्स चीफ करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और अगर क्लोज टाइप का हो तो कैविटिएशन नहीं बनेगी, लेकिन जो है ट्यूबरकल परसिस्ट रहेगा, ग्रेनुलोमा बना हुआ हो। और रिमेन एज द सॉफ्ट केसेस लीजन विद द ड्रेन इनटू द ब्रोंकस और ब्रोंकियोल से प्रोड्यूस द नॉन कैजिएटिंग लीजन व्हिच इज क्रॉनिक फाइब्रोकैशियस ट्यूबरकुलोसिस। सेकंड टाइप की ये बात कर रहे हैं। द कैविटी प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ द ट्यूबरकुलर बेसिलाई। जो कैविटी बनी है, अगर मान लो जो ट्यूबरकल है अपने कंटेंट को रिलीज कर देता है ब्रोंकस के अंदर और वो स्पूटम के साथ बाहर निकल जाता है, तो ये पीछे अपने पीछे कैविटी छोड़ जाएगा, गड्ढा छोड़ जाएगा। तो वो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसके अंदर हाई ऑक्सीजन टेंशन है। इट प्रोवाइड ए सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द बैक्टीरिया। द कैविटी में कम्युनिकेट विद द ब्रोंकियल ट्री एंड बिकम द सोर्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इसे हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। The open cases of the secondary tuberculosis may implant the tubercle lesion to the air passes to the endotracheal or endobronchial tuberculosis। यानी यहां से कंटेंट ट्यूबरकुलोसिस ओपन हो गया, फ्री हो गए, या एंडोट्रेकियल एरिया, एंडोब्रोंकियल एरिया, अलग अलग एरिया में जाकर के इम्प्लांट हो सकते हैं और ट्यूबरकुलोसिस को स्प्रेड कर सकते हैं। इंजेक्शन ऑफ द स्पूटम कंटेनिंग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई फ्रॉम द एंडोजिनस
pulmonary lesions may produce the laryngeal or intestinal tuberculosis। यहाँ से larynx में या sputum में आ सकते हैं और intestine में जाकर के intestinal tuberculosis भी produce कर सकते हैं। ग्रॉसली अगर देखेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस कैविटी इज स्फेरिकल विद द थिक फाइब्रस बॉल lined by the yellowish caseous necrosis material, and the lumen is transversed by the thrombosed blood vessels around the wall of the cavity are seen foci of the consolidation। The overlying pleura may show thickening। तो हम अगर देखेंगे ग्रोजली तो हमें फाइब्रस बाल बहुत ही थिकन नजर आएगी, इसमें नेक्रोटिक मटेरियल नजर आएगा और प्लूरा थिकन नजर आएगी। अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वॉल ऑफ द कैविटी शो इओसिनोफिलिक ग्रेन्युलर कैशियस मटेरियल विच में शो द फोकाई ऑफ द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। वाइड स्प्रेड कोलाज्ड tuberculosis granuloma composed with the epithelial cells, Langerhans giant cells, and peripheral mantle of the lymphocytes and having the central caseous necrosis। The outlines wall of the cavity show the fibrosis। सिमिलर चेंजेस हैं, इसको हम देखेंगे किस तरह की सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ग्रेनुलोमा कैसे बन रहा है, उसके अंदर जो भी एपिथेलियल जेंट सेल्स या फाइब्रोब्लास्ट है और आउटर वॉल फाइब्रोज्ड हो गई है। कैविटिएशन जहां पर ब्रोंकस में अपने कंटेंट को ये रिलीज करता है, ये रैप्चर हो जाता है, फट जाता है, उसे कहेंगे ओपन टाइप। और कैविटी विद कैविटी फॉर्मेशन, जहां पर ये क्लोज रहता है, कोलिस्ड रहता है और अपने कंटेंट को रिलीज नहीं करता है, उसको नॉन कैविटेशन टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस भी हम कह सकते हैं। ये लंग कैविटी है, लंग कैविटी में देखो कैविटी बनने के बाद पीछे गड्ढा सा रह जाता है अपने कंटेंट को, लेकिन ये एनवायरमेंट जो है बैक्टीरिया के डेवलपमेंट के लिए सुटेबल है। ये लंग कैविटी है। कैशियस निमोनिक टाइप, कैशियस निमोनिक टाइप का मतलब है निमोनिया, आप समझते हैं अक्यूट पैरेन्काइमल इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स, और निमोनिया की जो चीफ पैथोलॉजी रहती है वो कॉन्सोलिडेशन ऑफ द लंग या हिपेटाइजेशन ऑफ द लंग। लंग्स कंपैरेटिवली हार्ड हो जाते हैं, लंग्स लीवर की तरह कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और ये जो कंडीशन है ट्यूबरक्लोसिस की, इसके अंदर भी हम निमोनिक चेंजेस देख रहे हैं। कैशियस मटेरियल फ्रॉम ए केस ऑफ द सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस is an individual with the high degree of the hypersensitivity may spread to the lungs producing gaseous pneumonia। Microscopically देखेंगे the lesions show the exudative reaction with the edema, fibrin, polymorphs and monocytes with the numerous tubercular bacilli can be demonstrated in the exudate। जो आपकी मोनोन्यूक्लियर सेल्स है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये चीफ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स होती है, और इसके साथ साथ हम जो रिएक्शन जो है न्यूमोनिया में देखते हैं, वैसे तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, लेकिन फिर भी इसमें कॉन्सोलिडेशन या फाइब्रिन, ओडिमा, पॉलीमॉर्फ्स, सेप्टल वॉल की थिकनिंग होना, न्यूमोनिया के सिम्टम्स जो है ये जैसी कंसिस्टेंसी लंग्स की होती है वो हम इसमें देख सकते हैं। ये आप देख सकते हो पैची कॉन्सोलिडेशन, या जैसे हम ब्रोंको न्यूमोनिया में देखते हैं पैची कॉन्सोलिडेशन हो जाती है और बीच बीच में स्कीप एरिया है, ऐसी ही हार्डनिंग या कैशियस निमोनिक लीजन हम देख सकते हैं। अगर इसको हम हिस्टोलॉजिकली देखेंगे, कट सेक्शन देखेंगे, तो इसमें मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स या सेंट्रल कैशियस नेक्रोसिस, सिमिलर एपिथेलियल या मैक्रोफेसिस हमको नजर आएगी। यानी चीज वही है इसके अंदर, लेकिन स्कीप एरिया के साथ और पैची कॉन्सोलिडेशन के साथ मौजूद है। फिर आ जाओ थर्ड वन, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। ये रेयर होती है, लेकिन इसके अंदर स्प्रेड ट्यूबरक्लोसिस का हिमेटोजेनस रूट में चला गया, यानी कि अगर ब्रोंकस ओपन हो गया या अपने कंटेंट को ब्लड वेसल्स के अंदर रिलीज कर देता है, तो ये हिमेटोजेनस रूट में या लिम्फेटिक रूट में चला जाता है और आसपास के ऑर्गन्स में स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो मिलियरी स्प्रेड जनरलाइज्ड भी हो सकता है और सिस्टमिक भी हो सकता है। स्प्रेड ऑफ द माइकोबैक्टीरियम या पल्मोनरी भी हो सकता है। ट्यूबरकुलर लीजन फ्रॉम द प्राइमरी फोकस टू द लेटर स्टेजेस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, द स्प्रेड में अकर्स in the systemic organs or isolated organs। The spread is either by the entry of the infection into the pulmonary vein, producing disseminated or isolated organ lesion in the different extrapulmonary sites, that is liver, kidney, spleen, brain, bone marrow, etc। यानी कि जनरल सर्कुलेशन में आने के बाद ये डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स जैसे लीवर, बोन मैरो, किडनी, यहाँ पर जाकर के इम्प्लांट हो जाता है और छोटे छोटे मिलेट सीड्स की तरह जो है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस करता है। ये एक लंग से दूसरे लंग में भी स्प्रेड हो सकते हैं। अगर एक लंग से दूसरे लंग में जाते हैं तो उसे हम पल्मोनरी मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अगर ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रहे हैं तो उसे जनरलाइज मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। द मिलेट और मिलियरी लीजन्स इज ए स्मॉल मिलेट साइट 1 mm diameter, yellowish film area without glossy visible caseous necrosis। We can see microscopically देखेंगे the lesions show the
स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूबरकल्स विद द माइन्यूट एरिया ऑफ द कैशियस नेक्रोसिस, यानी इसमें भी कैशियस नेक्रोसिस देखने को मिल रहा है, लेकिन स्मॉल एरिया ऑफ कैशियस नेक्रोसिस और छोटा 1 mm डायमीटर का आपको ग्रेनुलोमा देखने को मिलेगा। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस आप देखो तो ऐसे डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है छोटे छोटे स्मॉल मिलेट सीड्स की तरह छोटे छोटे नन्हे नन्हे ग्रैनुलोमेटस लीजन पूरे लंग्स में, पूरे डिफरेंट ऑर्गन्स में, जहां किडनी लीवर उन जगहों पे ऐसे छोटे छोटे लीजन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है। वो पल्मोनरी मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस था, ये जनरलाइज मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है जिसने डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट किया है, लंग्स, किडनी, ब्रेन, एंडोक्राइन, एडिनल, छोटे छोटे मिलेट सीड्स की तरह लीजन हमको डिफरेंट ऑर्गन्स में भी देखने को मिल सकते हैं। और इसको हम हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो सिमिलर चीजें हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर स्मॉल कैशियस नेक्रोसिस या एरिया ऑफ द स्मॉल नेक्रोसिस, लैंगरहैंस जिएंट सेल्स या एपिथेलाइड सेल्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो थी इसकी पैथोलॉजी। अब बात करेंगे इसकी क्लिनिकल सिम्टम्स के ऊपर। चीफ क्लिनिकल सिम्टम्स इसमें मेनली रहते हैं नाइट स्वेट, शाम के टाइम बुखार आना और पसीना आना, पसीने के साथ बुखार आना, प्रोडक्टिव कफ, कफ विद स्पूटम और एक्सपेक्टोरेशन, स्पूटम कंटेन डेड सेल्स, फ्रोदी स्पूटम, बैड स्मेलिंग स्पूटम विद हीमोटाइसिस, यानी ब्लड या ब्लड कंटेंट भी इसके अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरे अदर सिम्टम्स में हल्का बुखार रह सकता है, लो डल कंटिन्यूस फीवर, ड्राई कफ हो सकता है, वीकनेस, वेट लॉस और सम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स। अगर वो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है तो हमें इंटेस्टाइनल अल्सर्स भी देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट भी इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट बन जाता है। अगर वो इंटेस्टाइन में उतर जाए तो हम दोनों तरीके से पल्मोनरी और एज वेल एज इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम देख सकते हैं। इसके अलावा प्लूराइटिस, चेस्ट पेन, कफ विद इंक्रीज स्पूटम मे बी कंटेनिंग द ब्लड और जीआईटी या जनरल सिम्टम्स भी देख सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? मोंटेक्स टेस्ट या फिर हम इसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कह सकते हैं। अगर बच्चों में से किया जाए तो मोंटेक्स टेस्ट या फिर ट्यूबरकुलिन टेस्ट में हम या प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव के साथ इसका टेस्ट किया जा सकता है। 0.1 ml पीपीडी प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स या फिर ट्यूबरकुलिन रिजेंट को इंजेक्ट किया जाता है इंटरडर्मली और रिएक्शन को देखा जाता है। अगर ये 15 mm से ऊपर का ये नोडुलर एनलार्जमेंट या स्वेलिंग बनती है तो इट डिनोट्स कि पहले से पेशेंट के अंदर किसी ना किसी तरह की ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है या ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है। और कभी कभी ये सूडो पॉजिटिव या फॉल्स भी हो सकते हैं और इस तरह की रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, उसकी जो शेप है, साइज है या इंड्यूरेशन है या ड्यूरेशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट पहले से पेशेंट इज सेंसिटिव फॉर द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई और नॉट। अगर बॉडी में पहले से उसका होगा इन्फेक्शन तो इस तरह की ऑडियोमेटस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन आ सकती है। कभी कभी हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता है, वो सूडो होता है रिस्पॉन्स, वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स किसी ना किसी एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी हो सकती है। इसके अलावा एसिड फॉस टेस्ट, ये इसको हम जेल नेल्सन टेस्ट भी कहते हैं। जनरली पेशेंट का स्पूटम लेकर के उसकी फिल्म बना करके उसको स्टेन किया जाता है सेफरानिन के साथ में या रेड डाई के साथ में। उसके बाद इसको सल्फ्यूरिक एसिड से जब काउंटर स्टेन करते हैं तो इट रिटेन द प्राइमरी स्टेन, तो इसको हम इसलिए एसिड फॉस बेसिलाई भी कहते हैं। इसके अलावा हीमोग्राम, चेस्ट एक्सरे, ये देखने के लिए कि ट्यूबरकुलोसिस की कैविटी पनप रही है कि नहीं पनप रही या कोई पेशेंट के अंदर कैविटिएशन या ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा। एफएनएसी हम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करते हैं उस पेशेंट के उस ग्रैनुलोमा के कंटेंट लेकर के, जो हम देखते हैं कि इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई प्रेजेंट है या नहीं। तो ये इसकी चीफ इन्वेस्टिगेशंस। इसके अलावा लंग कैविटी और एक्सरे आप देखते हो लंग्स के अंदर स्मॉल कैविटिएशन, कैल्सिफिकेशन, इस तरह की हील्ड लीजन है। हम वर्षों बाद भी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट का एक्सरे देख के बता सकते हैं कि इसको टीबी की हिस्ट्री थी। फाइन नीडल एक्सप्रेशन साइटोलॉजी is a is an enlarged peripheral lymph node, quite helpful for the confirmation of the diagnosis of the causes of the death in the pulmonary tuberculosis are usually pulmonary insufficiency, pulmonary hemorrhage, sepsis due to the disseminated biliary tuberculosis, core pulmonary और secondary amyloidosis। अब आएंगे होम्योपैथिक अप्रोच या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक पत्ती में ट्यूबरकुलोसिस चूंकि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलोमेटस डिजीज है, इसका उपचार मुश्किल होता है, कठिन होता है। इसके उपचार के लिए लोग कई तरह की डॉट्स थेरेपी या पल्मोलॉजिस्ट के पास
चक्कर लगाते हैं, महानगरों में जाते हैं, लेकिन इसका उपचार नहीं हो पाता। समय रहते अगर ट्यूबरकुलोसिस का उपचार शुरू कर दिया जाए तो इट इज क्योरली, इसको 100% क्योर किया जा सकता है। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा उपचार है। होम्योपैथिक अप्रोच का मेन प्रिंसिपल रहता है कि पेशेंट एज ए होल, हम सिर्फ बीमारी को नहीं, पेशेंट के पूरे इम्यून सिस्टम को हम स्टिमुलेट करते हैं। पेशेंट के अंदर ओवरऑल सारी चीजों को हम देख के ड्रग पिक्चर बनाते हैं, तब मेडिसिन दी जाती है। इट कंट्रोल द क्रोनिक कफ, फीवर, वेट लॉस, इट इंप्रूव द एपिटाइट एंड वाइटलिटी एंड रिलैप्सिंग को रोकता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के केस में रिलैप्सिंग बहुत ज्यादा हो सकती है या रिकरेंसी हो सकती है, तो इसकी रिलैप्सिंग को रोकने के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। लेवल ऑफ द होम्योपैथिक मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इंडिविजुअलाइज्ड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सिम्टम्स के बेस पे दी जाती है। इसका मेन उद्देश्य रहता है कि हेल्थ को रिस्टोर करना और इम्यूनिटी को बढ़ाना। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जैसे कफ, खांसी, स्पुटम, नाइट स्वेट, एक्सपेक्टोरेशन, इनको मेडिसिनल या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन है इसमें, वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है। हम अगर ड्रग पिक्चर बना के इंडिविजुअलाइजेशन बेस पे मेडिसिन देंगे तो मेडिसिन कुछ भी सामने आ सकती है, लेकिन अगर थेरापेटिकली केसेस को देखा जाता है या इनकी स्टडी की जाती है तो कुछ एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम। इसके कीनोट सिम्टम है इंडिकेशन ऑफ द पर्सन विद द ट्यूबरकुलोसिस डायथेसिस, रिकरेंट कोल्ड, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, वीकनेस एंड जनरल इमेसिएशन। क्योंकि ये क्षय रोग है, इसमें वेट लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, तो उसमें ट्यूबरकुलिनम दी जाती है, इंडिकेटेड मेडिसिन होती है, लेकिन उसमें प्रॉपर केस टेकिंग करनी चाहिए। माइंड इसका रेस्टलेस होता है, डिजायर टू बी चेंज और इरिटेबल, ऑब्स्टिनेट पेशेंट है। यूज एज एन इंटर करंट रेमेडी टू बिल्ड रेजिस्टेंस एंड मोडिलिटी ट्यूबरकुलर miasm. Phosphorus, second medicine, it indicates the rapid loss of the flesh, dry, tickling cough and hemoptysis, tightness in the chest, and great thirst for the cold water. Constitution, टॉल, स्लेंडर, फेयर, डेलिकेट, नर्वस पर्सन के अंदर जनरली इंडिकेटेड होता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है। मोडालिटीज बेटर फ्रॉम द कोल्ड फूड एंड ड्रिंक, वर्स lying on the right side, left side, sorry. Keynote, burning in the chest, desire for the cold thing, tendency to the hemorrhage. Third medicine is Calcarea carb. It indicates in slow progressive type of the tuberculosis, fatty person, fair fatty flabby, individuals cold, perspiring cold, easily chronic cough with the thick yellow sputum. Constitution weak, chilly, sluggish metabolism. Weak persons में दी जाती है, लेकिन वो फेयर फैटी फ्लैबी होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेयर फैटी फ्लैबी होता है। कीनोट, स्वेट प्रोफ्यूजली ऑन द हेड ड्यूरिंग द स्लीप, क्रेविंग फॉर द एग, इसका ये keynote symptom. Cilicia, very important medicine. It indicates the suppurative stage of the tuberculosis, chronic abscesses, pus formation, debility, lack of the viral reaction. चिली पेशेंट है, इसके अंदर भी लॉक ऑफ स्टेमिना है, पसीना बहुत ज्यादा आता है। Briny alba indicates dry cough with the pain in the chest, aggravated by the motion, relief by the lying on the painful side. Keynote symptom इसका patient irritable, wants to be left alone, thirst for the large quantity of the cold water. और इसकी modalities बहुत इंपॉर्टेंट है। Kalikarp, it is also indicated advanced stages of the chronic cough, yellow expectoration, pain in the lower chest, and marked weakness. Keynote symptom, stitching pain in the chest, especially in the coughing, weakness at the 3-4 AM. इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम, ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली यूज होती है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इंडिकेट्स रेस्टलेसनेस, ग्रेट एग्जॉस्शन, एंजाइटी अबाउट द हेल्थ, बर्निंग इन द चेस्ट, थर्स्ट for small quantity of the water frequently. Keynote symptom, wars of the midnight, 11 से 12-1 बजे के आसपास इसका एग्रेवेशन आप देख सकते हैं। बेटर फ्रॉम द warmth. Iodum indicates the rapid emaciation, good appetite but losing the flesh, यानी पतला होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, खुराक अच्छी ले रहा है फिर भी। Constant desire to the move, chronic dry cough. Keynote symptom, hot patient, great debility despite good eating, अच्छा खा रहा है लेकिन फिर भी कमजोर होता जा रहा है, क्षय होता जा रहा है शरीर। सल्फर indicates the chronic cases of the lingering weakness and the heat, burning in the palms, soles easily, early morning diarrhea is there. ये कॉन्स्टिट्यूशनल या इंटरकरेंट थेरेपी के रूप में यूज की जाती है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है, बेसिलिनम के भी हमने अच्छे रिजल्ट देखे हैं इसके अंदर, ब्रोमियम मेडिसिन के अच्छे रिजल्ट देखे हैं, जस्टिशिया के अच्छे रिजल्ट देखे हैं,
अरेलिया के अच्छे रिजल्ट देखे हैं। तो ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है, हम पर्टिकुलर मेडिसिन का नाम नहीं ले सकते इसमें। इसके काफी केस है, इंपॉर्टेंट केसेस है, लेकिन उस केसेस को स्टडी करने के लिए भी एक प्रॉपर एक वेबिनार पूरा लग जाएगा टीबी के केसेस में इंप्रूवमेंट के लिए। और एक चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस का भी केस है जो ठीक हुआ था, लेकिन उसका एक सेपरेट सेमिनार इसमें रखेंगे हम लोग, जिसमें उस केस को डिस्कस किया जाएगा और उसकी इंप्रूवमेंट और फॉलोअप को डिस्कस किया जाएगा। तो ये चीफ चीफ मेडिसिन है, मेन मेन मेडिसिन है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, ट्यूबरकुलोसिस की स्टेज क्या है, हमारा एम क्या है, और रेमेडीज हमने कौन सी दी है अर्ली स्टेज के अंदर। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्रेसिव स्टेज में अगर गया है और शुरुआती कंडीशन में है और डिटेक्ट हो गया है एक्सरे में कि पनप रही है टीबी, तो हमें फास्फोरस, ब्राइनिया, कैलकेरिया इस ग्रुप में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन को सिलेक्ट करना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू थेरेप्स मेडिसिन को सिलेक्ट करना पड़ता है। एक्टिव डिजीज, डिजीज प्रोग्रेस कर गया है, डेनलोमा बन गया है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ने इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस शुरू कर दिया है, तो उस केसेस के अंदर क्या करेंगे हम, एक्टिव स्टेज में ट्यूबरकुलिनम, पेसिलिनम, कालीकार्ब, आर्सेनिक एल्बम इन मेडिसिन को यूटिलाइज करते हैं। अगर रिकवरी स्टेज है, यानी कि यहाँ पर से पेशेंट इंप्रूव कर गया है, हमने रिलैप्स को रोकना है, रिकरेंसी को रोकना है और वाइटलिटी यानी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो सिलीशिया, सल्फर और कैलकेरिया कार्ब इन स्टेजेस में कंसीडर की जा सकती है। लेकिन फिर भी विदाउट आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन के कंसल्टेशन के किसी तरह की मेडिसिन को ना लें। अपने पेशेंट्स को भी यही कहें, क्योंकि सब पेशेंट्स के अंदर इंडिविजुअलाइजेशन के हिसाब से या केस टेकिंग के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है, सभी की मेडिसिन अलग रहेगी, किस स्टेज में है इसका ज्ञान भली भांति डॉक्टर को रहता है। तो अच्छे से हम चिकित्सक के सलाह से ही इस मेडिसिन को ले, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है इसमें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। अगर ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड किसी की भी कोई क्योरी या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क टू मी। किसी का कोई भी क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट, किसी तरह का कोई अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। चलिए चलिए चलिए, सर थैंक यू। प्लीज। जी सर। थैंक थैंक यू डॉक्टर आर के विश्वास सर, बहुत थैंक यू अच्छा। सर। आपने कॉज एंड जो है प्रोग्रेस और बहुत सा ऐसे बताए जी सर। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। जी सर। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस ऐसे हमारा होम्योपैथिक साइंस करता है कि ट्रीट जी द सर। पेशेंट नॉट द डिजीज। जी सर। जी सर। ये हाँ, चीज पहले बताई मैंने। जी सर। हाँ बताए आप। जी सर। लेकिन हमारी ट्यूबरकुलोसिस अब एक ही घर में है तो सबको ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो जाता, जी कुछ सर। न कुछ बचता है, उसकी वाइटलिटी स्ट्रांग होता है जी ना। सर। जी सर। तो जिसको वाइटलिटी ड्रेंज करता है उसी जी सर। के अंदर में ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया ग्रोथ कर, जी सर। है जी ना। सर। ये हाँ चीज मैंने भी बताई, जिसकी इम्यूनिटी हाँ वीक है, चाहे वे का पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रेसिव है, हाँ उसको ज्यादा अफेक्ट करता है सर। हाँ। जी तो सर। बीक का कॉज क्या है? उसका सर। आप जी आगे सर। पे चलिए। हाँ, आप आगे बढ़िए, है ना। जी सर। आप आगे बढ़िए, आपका पीपीटी कंप्लीट कीजिए, है ना। मैं डॉक्टर जी साहनी बोल रहा हूँ। सर, पीपीटी नमस्ते सर। सर पीपीटी हम्म, कंप्लीट हो गई है सर। अभी किसी को कोई डाउट या वो है तो उसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा अच्छा। जी सर। तो असल में इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम था, जी सब सर। लोग जी सर। डिस्कनेक्टेड हो गए थे, इसलिए जी हम सर। लोग पूरा हाँ, आज बात। मौसम, आज मौसम भी थोड़ा खराब है सर, यहाँ भी दिक्कत हाँ, आ रही है मौसम थोड़ी सी। यहाँ का भी खराब है जी। जी सर। जी सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, उसकी पैथोजेनेसिस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर पाया हूँगा। वैसे तो आप लोग सब सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मैं भी इसकी वेबिनार्स को कोशिश करूंगा कि रेगुलरली अटेंड करूं। और आने वाले टाइम में सानी सर से रिक्वेस्ट है कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस हैं हम उसके प्रेजेंट के लिए भी एक वेबिनार जो है करेंगे। कुछ एक केसेस हैं उसमें सिर्फ केसेस की बात करें की जाएगी, कि केसेस को हम अगर आज रिप्रेजेंट आप करें। कुछ केस को बता सके तो, क्योंकि आपके पास में अभी भी जी सर। 10 मिनट समय है। जी सर। सर ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस हैं, ये एक्चुअली केस रिपोर्ट वगैरह इस टाइम नहीं है, लेकिन मैं इस केस को डिस्कस करना चाहूंगा सर। कि एक प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का केस था सर। बेबी था क्लिनिक पे, उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक से किया गया था। और वो टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया गया था अर्ली स्टेज के अंदर, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री थी ट्यूबरक्लोसिस की। तो अर्ली स्टेज में वो डिटेक्ट हुआ और उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई। बच्चे को जैसे इनिशियल स्टेज के अंदर हमने कैलक्रिया कार्ब दी थी 200 पोटेंसी में, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फैमिली के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करता था। और फैमिली हिस्ट्री जो इनकी ट्यूबरक्लोसिस के होने के कारण उनके फादर मदर का कॉन्स्टिट्यूशन भी उसे काफी हद तक मिलता था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया गया, साथ में जो है इसको
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया और 6 से 8 महीने के ट्रीटमेंट में इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ और करीब 1.5 से 2 साल के अंदर उसकी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कंट्रोल हो गई काफी हद तक। अब उस बच्चे की उम्र जो है 10-12 साल तक है, 10-12 साल है उस बच्चे की उम्र, यानी ये जो केस बता रहा हूँ आपको ये 3-4 साल पुराना है। और प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का केस है, अभी तक उसके अंदर हील्ड लीजन जो है एक्सरे में आप देख सकते हैं वो ठीक है। इस तरह की उसकी एक्सरे की रिपोर्ट्स वगैरह हमारे पास है, वो जो भी नेक्स्ट वेबिनार होगा उसमें हम प्रेजेंट करेंगे। और ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है, एक गैस्ट्रिक ट्यूबरक्लोसिस का केस था, अभी तो आज हमारा टॉपिक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का है, एक गैस्ट्रिक ट्यूबरक्लोसिस का केस था, वो भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आया था, उसका भी ट्रीटमेंट किया गया। जैसे एपिटाइट गिर जाना या जैसे हल्का हल्का डल पेन, पेट में सूनापन रहना, इस तरह के सिम्टम्स लेके पेशेंट आया था। उसके बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराई गई तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस में डिटेक्ट हुआ, उसमें अल्सर्स डिटेक्ट हुए और धीरे धीरे उसका जो केस टेकिंग करके प्रॉपर बना करके उसको मेडिसिन दिया गया। तो इस तरह के केसेस भी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हुए हैं, क्योर हुए हैं। और अभी भी इस बात को 1.5-2 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक दोबारा इसकी कंप्लेंट में रिकरेंस ही नहीं हुई। मतलब कहने का मतलब ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में एक बार ठीक होने के बाद में हमें ये भी देखना है कि इसमें कंप्लेंट्स में रिकरेंसी नहीं हो, और इम्यूनिटी बूस्ट करें इसके लिए, और रिकरेंसी को रोकने के लिए भी ट्रीटमेंट। इसलिए इसका जो ऑब्जर्वेशन है, टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन जरूरी है, टाइम टू टाइम इसकी इन्वेस्टिगेशन भी देखनी पड़ती है, एक्सरे भी करा के देखना पड़ता है कि दोबारा पनप तो नहीं गया या फिर किसी और पार्ट में स्प्रेड तो नहीं हो गया। तो इस तरह का जो देखना पड़ता है हम लोगों को, पेशेंट की ऑब्जर्वेशन बहुत माइन्यूटली करनी पड़ती है कि इसकी रिकरेंसी को भी रोका जा सके। हाँ, आपने अच्छा बताया है। जी सर। आपने जो कहा है, एक जी चीज सर। और है, आपको ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ड्रग रेजिस्टेंस, हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि बहुत सारे एलोपैथिक दवाई जो 10 महीना तक कंटिन्यूअस उसका कोर्स कंटिन्यू। होता है, जी सर। ये एटीटी कोर्स होता है, तो जी उसका सर। करने के बाद में ऐसे केसेस में मैंने कुछ केसेस को देखा, जी तो सर। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग इसमें ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जी सर। कॉन्स्टिट्यूशनली वीक हो जाता है और ड्रग जी सर। का इम्यूनिटी डेवलप कर जाता है ड्रग का। तो ड्रग, आपका क्या ओपिनियन है? आपने कुछ देखा है ड्रग, ये क्या कहते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस केसेस? जी सर। जैसे कई हेरिडिटरी केसेस में सर ये देखा जा सकता है, जिसमें मैसिव डिस्ट्रक्टिव चेंजेस भी लंग्स में देखी जा रही हैं। मान लो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है, रिफॉम्पिसिन का चला है, एम्पिसिलिन का चला है, या कुछ ऐसी मेडिसिन जो है दी जाती है लंबे समय तक पेशेंट्स को, और फिर भी वो पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है, पेशेंट जो मेडिसिन से जो है वो परसिस्ट रहता है। तो ये जैसे सर ने कहा, साई सर ने, राम प्रकाश सर ने कहा कि जो लो इम्यूनिटी क्या है, या जो उसका इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा वीक है, मेडिसिन के प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे केसेस में सर पेशेंट में पहले से किसी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का रोल, या फिर हम देख सकते हैं कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होने के कारण, या फिर डब्ल्यूबीसीज की कमी, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि हेरिडिटरी तौर पे भी अगर पेशेंट पहले से कमजोर है, बहुत ज्यादा वीक है, या जिसमें आप कह सकते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स रिएक्शन जो है ये अफेक्टेड होती है, एल्वोलर सेल्स की कमी है, या कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिसके कारण जो एल्वोलाई सेल्स डैमेज हो गई काफी हद तक, तो ऐसे लोगों में ये जो रिस्पॉन्स है ये बड़ा पुअर होता है, और जो मेडिसिन है वो भी जल्दी एक्ट नहीं कर पाती है, और जो है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया जो है वो भी परसिस्ट बना रहता है, और इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है और कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ऐसे केसेस भी सब देखे हैं थोड़े। तो ऐसे ऐसे केसेस केसेस। में मुझे तो काफी सक्सेस मिला है। जी और सर। एक जी चीज है सर। कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म लॉन्ग ट्रीटमेंट, टर्म ट्रीटमेंट, जी सर, लॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। जी सर, इसके और दूसरा ट्रीटमेंट। चीज है कि हम लोग हम्म। अभी आजकल जैसे नोटोट्स पर लोग जाते हैं, जी सर। जी तो सर। नोटोट्स में ट्यूबरकुलिनम को ज्यादा दिया, ट्यूबरकुलिनम, ट्यूबरकुलिनम और बेसिलिनम भी। बैसिलिनम, दो को। जी जी सर। लेकिन दोनों दवाई का मैंने जो देखा, जी सर। डायरेक्ट ट्यूबरकुलोसिस में नहीं। ज्यादा आपको रोल नहीं आता है। जैसा कि नहीं। कैंसर में कार्सिनोसिन का लोग सोचते हैं, तो जी सर। कैंसर में भी कार्सिनोसिन इफेक्टिव उतना नहीं होता है जितना कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जी सर। पैटर्न में जो आता है उस केसेस में। जहाँ कैंसर नहीं है वहां पर जी कैंसर सर। के जी सर। ज्यादा रिस्पॉन्स देता है। उसी जी तरह सर। से ट्यूबरकुलिनम में भी है, जो जहाँ टीबी नहीं है वहां पर ट्यूबरकुलिनम ज्यादा जी सर। रिस्पॉन्स करता है। जी सर। ये जी एक सर। बहुत अच्छा मैंने पेशेंट में अध्ययन किया हूँ, और कई एक लोगों के साथ में जी ये सर। जो साझा किया गया था, शेयर किए थे ओपिनियन, तो जी सर। लोगों ने भी इस बात को सहमत किया। इस फोरम में भी कुछ लोग इस बात की चर्चा किए थे
जी कि सर। जो ड्रग रेजिस्टेंट केसेस है या वैसे केसेस है, अगर वहाँ आप ट्यूबरकुलिनम को लेकर के चलेंगे तो शायद आपको टीबी का इलाज नहीं करेंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो है ओवरऑल जी पेशेंट को सर। लेकर के चलने से आपके लिए जी बहुत सर। ज़्यादा जी सर। उत्तम होगा। जी ये सर। एक बहुत अच्छा रोल होता है जिसको कि जी हम सर। लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। जी सर। जी सर। और मैं समझता हूँ कि इस पर आपने बृहद एक्सप्लेनेशंस दिया है, जी सर। और मैं चूंकि पूरे सेशन में नहीं था जी सर। तो मैं उस पर ज़्यादा तो बोल नहीं पाऊंगा। मैं अभी यहाँ जी का सर। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत देरी से बंद था जी और सर। मैं जी सर। ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, तो फिर मुझे अभी लोगों ने होस्ट में कन्वर्ट किया है। बल्कि हमारे सारे टीम, श्रुति जी भी डिस्कनेक्ट हो गई थी, जी पंकज जी सर। भी डिस्कनेक्ट हो गए थे, सब लोग। रेन का कुछ होगा प्रभाव, तो उसके बाद में तो उसको इन करने वाले कोई नहीं थे, तो फिर हम लोगों ने जी सर। टीम को वहाँ पर कहा था। शायद जी आप भी सर। डिस्कनेक्ट हो गए थे एक बार बीच में। अच्छा सर, मुझे पता डॉक्टर नहीं लग पाया। गौरव गौरव अग्रवाल एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। डॉक्टर जी गौरव अग्रवाल, जी। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी डॉक्टर साहब। हेलो, नमस्ते सर। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। सर एक क्वेश्चन पूछना था सानी सर से भी सर। जी सर। ये जो हम लोग देखते हैं कि राइट लंग में ज्यादा टीवी की प्रिडिस्पोंसी होती है इन जी सर। कंपैरिजन टू लेफ्ट लंग के, तो क्या इसका भी हमारे मेडिसिन सिलेक्शन में कोई एडवांटेज हमको मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर। अ, हाँ क्योंकि जैसे हम लोग एनाटॉमी के समय तो पढ़ते थे सर। हाँ, नहीं, इसका इसका एडवांटेजेस हम लोगों को जी। निश्चित रूप से मिलता है, ओके। क्योंकि Dr. Hobart, I have been changed from the host. Can you make me the host, co-host or something, so that we can do something? Dr. Hubert, you are in the meeting now. Yeah, you are the host now. Okay. So इसमें आप देखिएगा कि राइट में और जी लेफ्ट सर। में जी इसका सर। राइट और लेफ्ट का कोई ज्यादा मायने नहीं होता है, जी। क्योंकि राइट में, राइट किस में होता है? राइट जो जिसमें होता है वो आपको ज्यादातर एक्सर्शंस एरिया है। राइट जो है ओके तो बॉडी ओके। का हाई, इसलिए जो भी आपका बॉडी ज्यादा हाइपर एक्टिव एरिया होगा तो उसमें जी ज्यादा चांसेस देखने को मिलता है। शायद मैं समझता हूँ कि एक रीजन तो ये भी है। दूसरा जी है कि हमारा जो बॉडी का जो पोस्चर होता है, जी। बॉडी का पोस्चर होता है, वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ओके लोगों का जो हैबिट हो जाता है राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, तो ये क्रॉस एंगल का बॉडी होता है हम लोगों का। अगर ओके। राइट ब्रेन से काम कर रहे हैं या लेफ्ट ब्रेन से ज़्यादा यूज हो रहा है, ये भी हम्म। आपको रोल प्ले करता है, आपको डिजीज का प्रोग्रेशन किस साइड में होगा। जैसे जी आप देखते होंगे कि हम लोग के होम्योपैथी में राइट साइडेड मेडिसिन और लेफ्ट जी। साइडेड जी सर। मेडिसिन का, जी सर। तो जी वन सर। साइडेड मेडिसिन का जिक्र हम लोगों के मेडिसिन में क्यों हुआ है? वन हम्म साइडेड मेडिसिन का वन साइडेड मेडिसिन इसलिए आया है कि हम्म। ये इसका मतलब नहीं है कि दूसरे साइड में सिम्टम्स नहीं है। इसका मतलब है कि उस साइड के सिम्टम्स आपको ज्यादा वहां पर ज्यादा प्रोमिनेंट है ना? जी। उस साइड के सिम्टम्स वहां पर ज्यादा प्रोमिनेंट है और वो हम्म। आपको ज्यादा वहां पर ये मदद कर सकता है। तो इसलिए सिम्टम्स का जो प्रोमिनेंसी है इसको हम लोगों को देखना चाहिए, और जी इसके ये सोचने का भूल जाइए कि आपके पेशेंट जो है सो राइट साइडेड हैं या लेफ्ट साइडेड हैं। जी। आफ्टर ऑल इफ द सिम्टम्स इज मोर ऑन द राइट साइड, जैसे लाइकोपोडियम को आप लोग कहते हो कि राइट साइडेड मेडिसिन है, जी जी जी। लैकेसिस को राइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड। लैकेसिस को आप लेफ्ट साइड के डिजीज में नहीं दोगे, ऐसा नहीं है ना? हम्म ये प्रोमिनेंसी है, उसमें सिम्टम्स हो गए तो आपको लेफ्ट साइड में भी लैकेसिस को यूज कर सकते हैं और लाइकोपोडियम को राइट साइड में भी यूज करते हैं। और हम लोग का यूज कर सकते मैक्सिमम केसेस जो गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम आते हैं, हैं। जी गैस्ट्रो सर। एब्डोमिनल ट्रीटमेंट के, तो जी वहाँ भी तो आपको देखिए ना, सारा चीज जो है सो आपको राइट साइड में ही है आपका। ये क्या कहते हैं, लीवर छोड़ करके, लीवर ही राइट, ये सॉरी, ये लीवर ही आपको इधर है और इस साइड में, बाकी सारा तो इधर इस साइड में है, आपके स्टोमक एरिया ये सब है। तो ये सब चीज को हम लोगों का जो एक
जो परंपरा जो है उसको थोड़ा सा क्रिटिकली आप देखना चाहिए। परंपरा को अगर क्रिटिकली नहीं देखेंगे तो हमको जी। लगता है कि हम लोग इसको अच्छा से समझ नहीं पाएंगे। परंपरा को क्रिटिकली देखिए, कहाँ पर इसका लॉजिकली फिट करता है ना। लॉजिकल फिटिंग्स बहुत जरूरी होता है। अगर लॉजिकल फिटिंग्स नहीं है तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। लॉजिकल फिटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी मेडिसिन जो है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉजिकल ओवरऑल, जैसे आप कहते हो कि लोकल कोई सिम्टम्स किसी रूब्रिक्स में आप देखिएगा कि एक ही दवा है या 2 दवा है, आप वहाँ पर प्रॉम्प्टेड हो जाते हो कि इसको यूज करेंगे, लेकिन वह काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? इसलिए कि उसका होलिस्टिक अप्रोच नहीं हुआ है ना। तो कहते हैं कि वो एक रूब्रिक्स वाले एक मेडिसिन वाले रूब्रिक्स होते हैं, तो उस रूब्रिक का इंपॉर्टेंस तभी हो सकता है जब उस मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेजेंटेशन पूरे केस में आपको दिखलाई पड़े। जब उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेजेंटेशन पूरे केस में आपको दिखलाई पड़ेगा तभी जाकर के आपका ये ऐसा हो सकता है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये है, और इसको अगर आप नहीं अति करेंगे तो हम लोग को इसमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना सर? वैसे जनरल जब हम लोग बीएचएमएस कर रहे थे सर, तो हम लोग ये देखते थे या ये सुनते थे कि जो टीबी के मरीज हैं नॉर्मली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, या हम लोग को उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उसी समय हम लोगों ने ये भी सुना था कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, एलोपैथिक डॉक्टर, वो होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए थे क्योंकि उनको पल्मोनरी टीबी था। मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय। क्या कैंट तो नहीं थे, पता नहीं कौन थे। तो क्या उस कंडीशन में सर हम लोग अब होम्योपैथिक में अगर कोई ऐसा आता है तो करेजियसली दवा देने की सोचें सर? क्योंकि हमने खुद कभी टीबी की दवा नहीं दी सर। आप जिस हमारे होम्योपैथिक फैकल्टीज में क्या है कि हम लोग अलग अलग तरह से काफी इसको सोचते हैं, है ना। अलग अलग ढंग से सोचते हैं, तो इसमें होता है। लेकिन आपका जब तक होलिस्टिक में नहीं देखिएगा, कोई भी प्रिंसिपल एक अगर यूनिलैटरल नहीं होता, उसका बायलैटरल या मल्टीलैटरल एस्पेक्ट को देखना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखना हो। हालांकि अब हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोग का टाइम अप हो रहा है। जी सर, बाद में कभी। श्रुति जी आप प्रेजेंट हैं, so now you can close the session and you can transfer the session to Yes, sir. session. Yeah. Yes, sir. थैंक यू सर। जी नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण मैं 5-7 मिनट के लिए मीटिंग से आउट हो गई थी, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट पूरा सेशन सुना है। सो बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर विश्वास। आपका बहुत अच्छे से आपने शुरू में एक्सप्लेन किया कि टीबी क्या होता है, इसके डिफरेंट जो वैरायटी हैं और इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे उसको फाइंडिंग्स देख सकते हैं सर। ये बहुत अच्छा आपका सेशन, बहुत अच्छा और बहुत इंफॉर्मेटिव था। और मैं आशा करती हूँ कि आप फिर से कुछ केसेस भी डिस्कस करें जो कि और हेल्पफुल होगा हमारे लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी के साथ हमारा सेशन का समय समाप्त होता है। मैं ये सेशन अब इंग्लिश इंटरनेशनल सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। सर राम प्रवेश सर आपका मोबाइल नंबर बोल रहे हैं सर, आप अगर अपना मोबाइल नंबर शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में मोबाइल नंबर दे सकते हैं आप। ट्रांसफर कीजिए, हम लोग 1 मिनट आगे हो गए हैं। Yes sir. So now I'm handing over the session. Yes. Hello. English team, you can take up that session now. Okay, sir. We can start. Now, Adia, please do.